नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस। तो ट्रंप ने वोटिंग नियम बदले हैं, अब नागरिकता का सबूत जरूरी होगा। पटना में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, लालू तेजस्वी भी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही हमास के खिलाफ गाजा में फिलिस्तीन नागरिकों की रैली निकली है। सदन में राहुल गांधी जमकर गरजे हैं। ओम बिरला ने राहुल गांधी को आचरण सुधारने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी है और बीजेपी सरकार का विनेश फोगाट को नौकरी का ऑफर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा, यानी कि 2 रुपये और महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही अब आसान होगा पीएफ का पैसा निकालना, यानी कि जो लोग भी पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं उनके लिए अब जो तरीके हैं वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। इसके साथ ही नेहा कक्कड़ के सपोर्ट में भाई टोनी कक्कड़ उतरे हैं। तो आपको बता दें कि एक इवेंट के दौरान लेट पहुंचने पर तमाम जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने नेहा कक्कड़ पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और गुस्सा जाहिर किया। तो इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को चुनावी प्रक्रिया में बदलाव से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि जिस प्रकार से भारत में वोटिंग करते समय नागरिकता का प्रमाण पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड समेत तमाम जरूरी दस्तावेज दिखाने होते हैं, उसी तरह के दस्तावेज अब अमेरिका में भी दिखाने होंगे। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद वोटर लिस्ट में अवैध रूप से शामिल अप्रवासियों पर नकेल कसना है। अभी अमेरिका के कई राज्यों में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रंप ने 2020 के चुनाव में अपनी हार के पीछे फर्जी मतदान को वजह बताया था। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को राज्यों ने कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। आदेश में ट्रंप ने कहा कि भारत और ब्राजील के मतदाता किसी भी व्यक्ति की पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका में नागरिक इसके लिए काफ़ी हद तक सेल्फ अटेस्ट करने पर निर्भर हैं। अमेरिका में वोटिंग को लेकर कोई एक जैसे नियम नहीं है। हर राज्य के अपने अलग अलग कानून हैं। टेक्सास, जॉर्जिया और इंडियाना जैसे राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया बेहद ही सख्त है। यहाँ पर वोट डालने के लिए फोटो आईडी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दिखाना जरूरी है। वहीं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय जैसे राज्यों में वोटिंग को लेकर उतने सख्त नियम नहीं हैं। इन राज्यों में नाम और पता बताकर या फिर कोई दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल दिखाकर वोटिंग की जा सकती है। इसके अलावा मिशिगन जैसे राज्यों में वोट डालने के दौरान फोटो आईडी मांगी जाती है। अगर किसी के पास ये नहीं है तो वे एक हलफनामा साइन कर वोट कर सकता है। अब वोटिंग से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की 4 अहम बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो नागरिकता साबित करने की ज़रूरत होगी, यानी कि वोटिंग के लिए नागरिकता का सबूत जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस देना जरूरी होगा। इसके साथ ही राज्यों से सहयोग की अपील की गई है, यानी कि ऑर्डर में राज्यों को सहयोग करने, वोटर लिस्ट को संघीय सरकार के साथ शेयर करने और चुनाव से जुड़े अपराधों की जांच में मदद की अपील की है। इसके साथ ही मेल इन वेटल की समय सीमा भी है, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद मिलने वाले मेल इन वेटल बैलेट को अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही नियम न मानने पर फंडिंग में कटौती भी की गई। साथ ही ऑर्डर में साफ साफ कहा गया कि अगर कोई राज्य इन नए नियमों का पालन नहीं करता है तो उनको दी जाने वाली फंडिंग यानी कि मदद में कटौती की जा सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के चलते हड़कंप मच गया है। बता दें कि भारत की तरह अमेरिका में भी वोटिंग करते समय जरूरी दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। हमास के विरोध में भारी संख्या में गाजा की सड़कों पर निकले लोगों का कहना है कि हमें ना युद्ध चाहिए और ना ही हमास, हमें शांति से जीना है। सफेद झंडे लहराते हुए इन लोगों ने शांति की मांग की है। इसराइल और हमास की जंग के बीच अब हजारों फिलिस्तीन नागरिकों ने मोर्चा संभाल लिया है। मोर्चा हमास को गाजा से खदेड़ने का है। पहली बार गाजा में लोगों ने हमास के विरोध में रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए उन्हें गाजा छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। हमास के विरोध में भारी संख्या में गाजा की सड़कों पर निकले लोगों का कहना है कि हमें ना तो युद्ध चाहिए और ना ही हमास, हमें शांति से जीना है। सफ़ेद झंडे लहराते हुए लोगों ने शांति की मांग की है। इस प्रदर्शन के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाहर निकलो, हमास बाहर निकलो और हम जीना चाहते हैं कि नारे लगाए।
ऐसे में कहा जा रहा है कि ये हमास का अंत है और उसका अंत नज़दीक है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1200 इसराइली नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों को अगवा कर लिया गया था। इसके साथ इसराइल और हमास के युद्ध में अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा तबाह हो चुका है। लोग युद्ध से थक चुके हैं और शांति से जीवन गुजर बसर करना चाहते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि इस युद्ध का मकसद हमास का खात्मा करना है और इस संगठन को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नष्ट करना है। हालांकि अब उनका कहना है कि इस नए अभियान का मकसद समूह को बचे हुए बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर करना है। हमास ने आरोप लगाया है कि इसराइल ने जनवरी के संघर्ष विराम समझौते की शर्तों को तोड़ा है, क्योंकि वो युद्ध को समाप्त करने और गाजा से अपने सैनिकों की वापसी और वार्ता शुरू करने में विफल रहा है। हमास ने कहा है कि वे अब भी बातचीत के तैयार हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत की द्वारा तैयार किए गए समझौते प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। तो खबर नई दिल्ली से है, जहां संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में खूब हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में खूब हुंकार भरी है। उन्होंने सत्ता पक्ष पर अपनी आवाज दबाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। हालांकि स्पीकर ने भी उन्हें अच्छे से सुना और कहा कि आप नियम के अनुसार आचरण रखिए। लोकसभा में बुधवार को राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। पता नहीं ये सदन कैसे चल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये एक नया तरीका है जहां केवल सरकार की बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री ने कुंभ मेले का जिक्र किया। मैं उस पर बोलना चाहता था, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे उठाना चाहता था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। राहुल गांधी के इस बयान ने संसद में हंगामे की स्थिति पैदा कर दी। विपक्ष ने उनके समर्थन में नारेबाजी की, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे महज नाटक करार दिया। यह घटना संसद में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि वे सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें और उनसे ऐसी अपेक्षा भी की जाती है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि बिरला ने राहुल गांधी के किस आचरण को लेकर टिप्पणी की है। ओम बिरला ने जब ये टिप्पणी की तो राहुल गांधी सदन में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। इधर सदन में राहुल गांधी जमकर गरजे हैं। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब
7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जाए। माननीय सदस्यगण, तो बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आज भी खूब हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में खूब हुंकार भरी। उन्होंने सत्ता पक्ष पर अपनी आवाज़ दबाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। हालांकि स्पीकर ने भी उन्हें अच्छे से सुना और कहा कि आप नियमों के अनुसार आचरण रखिए। लोकसभा में बुधवार को राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैं खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। पता नहीं सदन कैसे चल रहा है। राहुल गांधी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई। संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये एक नया तरीका है जहां केवल सरकार की बात सुनी जाती है। तो महादेव सट्टा मामले में सीबीआई की टीम ने रायपुर, भिलाई और दुर्ग सहित देश भर में 60 जगहों पर छापा मारा है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके 2 ओएसडी रहे आशीष वर्मा और मनीष बंछोर, इसके साथ उनके सेक्रेटरी रहे सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव और 4 आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल शामिल हैं। तो वहीं सीबीआई की छापे को लेकर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सेंट्रल एजेंसी का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। ईडी का एपिसोड खत्म होने के बाद सीबीआई एपिसोड शुरू हो गया है। इसके साथ ही दीपक बैज ने सवाल पूछा है कि क्या अब अगला एपिसोड आईटी, एनआईए, ईओडब्ल्यू का होगा। डबल इंजन सरकार बताए महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ। तो वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दीपक बैज के बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी स्वतंत्रता से काम करती हैं। सीबीआई किसी एक पार्टी की नहीं, कांग्रेस को ऐसी कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सीबीआई किस विषय पर जांच कर रही है ये पता नहीं। विभिन्न विषयों पर नेता प्रतिपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है। चरणदास महंत को ईडी और सीबीआई पर विश्वास से नतीजे तक पहुंचने के लिए जांच की जा रही है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सेंट्रल एजेंसियों का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का एक एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरा एपिसोड की शुरुआत हुई सीबीआई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ, राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव जी के यहाँ जिस तरह से सीबीआई रेड कर रही है, सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग बदले की भावना से है। ईडी का एपिसोड खत्म हुआ, सीबीआई का एपिसोड आ गया। अब अगला एपिसोड कौन से आने वाला है? क्या ईओडब्ल्यू का आएगा, क्या आईटी का आएगा, या एनआईए का आएगा? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और निश्चित रूप से इस रेड के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। आज का जो कार्रवाई है महादेव सट्टा ऐप को लेकर है, तो मेरा कुछ सवाल है इस सरकार से। महादेव सट्टा ऐप अभी तक क्यों बंद नहीं हुआ? यदि कहीं सीबीआई के छापे पड़ते हैं या जांच होती है तो उसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर है और इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत द्वेष या दुराभाव से कोई कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये जो सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां जो हैं ये स्वतंत्र एजेंसी हैं। और आज अगर भूपेश बघेल जी के यहाँ सीबीआई का छापा, आप लोग बोल रहे हैं छापा बोलें या फिर उनसे जानकारी जानना चाहें, तो इसमें सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, इनका कहना राजनीति से प्रेरित है। सीबीआई किसी पार्टी की नहीं होती है, किसी के कहने से नहीं करती है। मुझे पता चला है, बाकी क्या विषय है, किस विषय पर ये कार्रवाई है, ये मुझे जानकारी में नहीं है।
हाँ, ये जरूर पता है कि सीबीआई ने अभी छापा किया है। अनेक विषयों को सौंपा है, बाद में क्लियर होगा कि किस विषय पर छापे हुए। उन्होंने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं विभिन्न विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है, तो वे बाबा उनको भी विश्वास है भाई, ईडी पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है। नतीजों तक पहुंचने के लिए ही जांच है भाई, और केंद्रीय एजेंसी को विभिन्न विषयों की जांच के लिए दिया गया है। इस पर और थोड़ी स्पष्टता होगी कि किस विषय पर यह जांच है। अगर आप भी बार बार ऑनलाइन की जगह एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल 1 मई से भारत में एटीएम से पैसे निकालना महंगा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक 1 मई से ग्राहकों को एटीएम से मुफ्त सीमा के बाद प्रत्येक लेन देन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। एटीएम से नकदी निकालने पर प्रति लेन देन पर 19 रुपये का खर्च आएगा, जो पहले 17 रुपये था, यानी कि अब 1 मई से 17 रुपये की जगह 19 रुपये लगेंगे। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन लिमिट है, जो भी ट्रांजैक्शन सीमा है, उसके बाद अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो प्रति लेन देन पर 17 की जगह 19 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। तो 1 मई से भारत में एटीएम से पैसा निकालना महंगा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब होगा कि वे ग्राहक जो अपने वित्तीय लेन देन के लिए एटीएम का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक सीमा के बाद एटीएम से पैसे निकालने के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए देता है। यह शुल्क प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए फिक्स्ड राशि होती है, जो ग्राहकों से ही बैंकिंग लागत के रूप में ली जाती है। तो एटीएम से कैश निकालने वालों के लिए बुरी खबर है, 1 मई से अब एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो जाएगा। यानी कि ट्रांजैक्शन सीमा जो है समाप्त होने के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 17 की जगह 19 रुपये लगेंगे, यानी कि 2 रुपये अब ज़्यादा लगेंगे। जो पहले 17 रुपये था, अब वो 19 रुपये हो गया है। इसके साथ ही बैलेंस चेक शुल्क भी 6 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। तो मुफ्त सीमा के बाद प्रत्येक लेन देन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। तो खबर नरसिंहपुर से है, जहां आपको बता दें कि गाडर 12 में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई है। करीब 25 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई है। आसपास के खेतों में भी आग फैलने की आशंका है। बता दें कि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। साली चौका थाना क्षेत्र के मारे गांव की घटना है। तो गर्मियों का समय है, और गर्मियों के समय में इस तरह आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को भी पूरी है जहां खेती किसानी है उसको लेकर नज़र बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि गर्मी का समय है, और ऐसे में इस तरह की जो आगजनी की घटना है वो लगातार सामने आ रही हैं। कई जगहों पर आपको बता दें कि फिलहाल इस तरह की आगजनी की घटनाएं सामने आई। इससे पहले भी कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई है, और बताया जा रहा है कि करीब 25 एकड़ की जो फसल है वो इससे जलकर खाक हो गई। इसके साथ ही आसपास के खेतों में भी आग फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे हैं। तो गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई है, और किसान को इससे लाखों का नुकसान हुआ है। तो मारे गांव की घटना है, जहां किसान के खेत में भीषण आग लग गई, और आग से किसान की गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, और इसमें वो बेहतरीन पुल शॉट मारते नजर आ रही है। सोशल मीडिया यूज़र बच्ची की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ यूज़र बच्ची के शॉट की तुलना क्रिकेटर स्टार और रोहित शर्मा से कर रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, जहां एक व्यक्ति बच्ची को बॉल फेंकता है और बच्ची एक के बाद एक शॉट लगाते हुए नजर आती है। तो बच्ची के शॉट्स लगाने की शानदार टाइमिंग यूज़र्स को काफ़ी प्रभावित कर रही। वो पेशेवर बल्लेबाज की तरह शॉट लगाते दिख रही है। तो ये बच्ची पाकिस्तान की बताई जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार बच्ची
तमाम क्रिकेट के शॉट लगाते हुए नजर आ रही है। हाल ही में नेहा कक्कड़ अपने मिल-1 के कॉन्सर्ट में 3 घंटे लेट पहुंची थी। सिंगर की लेट लतीफी के कारण फैंस बुरी तरह भड़क गए। फैंस को भड़कता देख नेहा कक्कड़ स्टेज पर ही बुरी तरह रोने लगी। अब नेहा के भाई टोनी कक्कड़ ने उनके सपोर्ट में क्रिटिक्स पोस्ट शेयर किया है और इसके साथ ही सिंगर के देर से आने के आरोप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पर लगाए हैं। इसके साथ टोनी ने 3 अलग अलग पोस्ट शेयर किए हैं और मंगलवार को नेहा के भाई और सिंगर टोनी कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। इसके साथ ही टोनी ने इस पोस्ट में अपनी बहन के मिल-1 कॉन्सर्ट को लेकर हुए विवाद का डायरेक्ट जिक्र नहीं किया। सिंगर ने पोस्ट के जरिए यूजर से पूछा कि किसी के लिए नहीं, बस एक सवाल है, हाइपोथेटिकल। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मान लीजिए कि मैंने आपको अपने शहर में एक इवेंट के लिए इनवाइट किया, आपके सारे अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी ली, होटल की बुकिंग, एयरपोर्ट पिकअप और टिकट। इमेजिन करिए कि आप आते हैं और कुछ भी बुक नहीं होता, एयरपोर्ट पर कोई कार नहीं, कोई होटल रिजर्वेशन नहीं और ना ही टिकट। इस हालत में आप किस पर इल्ज़ाम लगाएंगे? इसके अलावा टोनी कक्कड़ ने एक और पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि आर्टिस्ट मर्यादा में रहें और जनता। टोनी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी शेयर की। इसमें उन्होंने कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स की आईडी शेयर की है जिन्होंने भद्दे कमेंट किए हैं। टोनी लिखा कि वो क्वीन है, मेरी बहन, मेरी जान। टोनी ने 3 अलग अलग पोस्ट शेयर किए हैं। तीसरी पोस्ट में टोनी ने बहन नेहा कक्कड़ के मिल-1 कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया। इसमें एक फैन स्टेज पर ही है और वो नेहा को देखकर रो देती है। इसे शेयर करते हुए टोनी ने लिखा कि फैंस भी रोते हैं, फैंस का रोना फेक नहीं है तो आर्टिस्ट का कैसे फेक होगा। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रेसलर विनेश फोगाट को सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। बता दें कि ऑफर ऐसे समय दिया है जब कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बन चुके हैं। 25 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में विनेश को सिल्वर मेडलिस्ट जैसे सम्मान के तौर पर 3 चॉइस दी, जिसमें नौकरी के अलावा 4 करोड़ कैश और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्लॉट का भी ऑफर दिया गया है। बता दें कि 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी। हालांकि 100 ग्राम बड़े वजन की वजह से वे फाइनल मुकाबला खेलने से पहले ही बाहर हो गई, जिसके बाद सीएम नायब सैनी ने विनेश का सिल्वर मेडलिस्ट जैसे सम्मान करने का ऐलान किया था। हालांकि इस बारे में विनेश फोगाट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो ईपीएफओ मेंबर्स अब जल्द ही यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक रहेगी। बता दें कि इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक ये सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमिता डाफर ने बुधवार को ये जानकारी दी है। इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा और इससे वे एटीएम से तुरंत पैसा निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर्स अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। अभी ईपीएफओ मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं। इसका उद्देश्य पीएफ निकालने की प्रोसेस को आसान करना है। सुमिता डाफरा के अनुसार इस विस्तार का मकसद देश के वर्क फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है। ईपीएफओ ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज़्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। तो अब पीएफ का पैसा निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।